नमस्कार। तो आज हमारे साथ है योगा अरोरा यूट्यूब चैनल की फाउंडर रश्मि मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारे साथ एक खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग फॉर दिस। थैंक यू। तो मैम लेट्स स्टार्ट। मेरा पहला क्वेश्चन है कि दो टर्म्स हैं, लाइक वन टर्म इज योगा एंड सेकेंड टर्म इज आसना। तो इसको लोग हमेशा एक इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। मैं जैसे लास्ट वीक की बात बताता हूँ, मैंने एक फ्रेंड से पूछा तुम सुबह क्या करते हो, तो ही सेड कि मैं सुबह सुबह योगा करता हूँ। और मैंने बोला योगा में क्या करते हो, ही सेड कि मैं ताड़ासन करता हूँ, भुजंगासन, एक दो आसन के नाम लिए। तो क्या योगा एंड आसना ये दोनों सेम टर्म्स हैं, दे कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, और ये डिफरेंट टर्म्स हैं मैम? एक्चुअली आई वुड से कि ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि योगा इज सिर्फ एक एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज को ही लोग अब आसना के नाम से बोलते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ साल पहले तक मेरा भी यही मिसकंसेप्शन था कि योगा जो है वो सिर्फ एक एक्सरसाइज है। देयर इज अ लॉट बियॉन्ड योगा, देयर आर प्राणायाम, देयर आर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, उसमें भी आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, देयर इज अ लॉट इनटू इट। सो दीज बोथ आर वेरी डिफरेंट टर्म्स। योगा जो है इसका डेफिनेशन जो हम लोग देखते हैं पतंजलि योगा सूत्र में, वो कहा जाता है कि चित्त वृत्ति निरोधः। चित्ता मतलब माइंड, वृत्ति मतलब हमारे माइंड के जो थॉट्स हैं, निरोधा मतलब उसको स्टॉप करना जी। तो अपने माइंड के थॉट्स को स्टॉप करने की जो प्रोसेस है, जो लाइफस्टाइल है, आप उसको अडैप्ट करते हैं, उसको योगा कहा जाता है। और आसना जो है वो सिर्फ एक पार्ट है उसका। आसना हेल्प्स यू इन फॉरवर्ड जर्नी फॉर योगा। सो लाइक आसना इज अ पार्ट ऑफ योगा। यस, लाइक योगा इज अ बिग अम्ब्रेला, इसका एक पार्ट आसना है, ऐसा बोलना सही है? यस यस एग्जैक्टली। जैसे अगर आप अष्टांग योगा की बात करें तो अष्टांग योगा में 8 लिम्स होते हैं, अष्टांग 8 लिम्स। तो उसमें महर्षि पतंजलि जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि योगा एक्चुअली में है क्या, स्टार्टिंग टू एंड। तो उसमें जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं यमाज, नियमाज, आसना, उसके बाद प्राणायाम आता है, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 लिम्स हैं। इसमें आपने जैसे अगर नोटिस किया तो एक ही लिम्ब है जिसका नाम है आसना। अच्छा। तो बाकी सारे लिम्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आसना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है योगा। ओके। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो आसना है, लाइक देयर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं, एक बर्ड डॉग स्ट्रेच होता है और एक आसना है व्यग्रासना, दोनों बिल्कुल सेम है, उनका पोस्चर बिल्कुल सेम है। तो आसना फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज हम कह सकते हैं, या फिर जिसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। यस, मतलब एक टर्म आप उसको बोल सकते हो कि यस, आसना जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है। बट अगर हम अगेन एक स्टैंडर्ड क्लासिकल डेफिनेशन में जाएं, अगेन महर्षि पतंजलि ने योगा सूत्र में कहा है कि आसना क्या होता है। स्थिरम आसना 3 स्टेजेस में होता है जी। पहला स्थिरम सुखम आसनम। तो जरूरी नहीं है अगर आप अपने हैंड्स पे खड़े होकर हैंड स्टैंड कर पा रहे हैं या आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी तरह से उसको टर्न एंड ट्विस्ट कर पा रहे हैं, तो ही वो फ्लेक्सिबल है, तो ही वो आसना है। आसना तो मेडिटेटिव पोस्चर्स भी होते हैं जिसमें आप ध्यान लगा के पद्मासना में बैठते हैं जी। तो वो भी आसना है। आप सिंपली क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हैं तो वो भी एक आसना है। तो आसना, अब उसमें तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उसमें आपको आपकी बैक स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड है जी। तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि आसना का डेफिनेशन है स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम सुखम आसनम। ओके। स्थिरम मतलब स्टेबल, जहाँ पे आपकी बॉडी जो है वो हिल डुल नहीं रही है, आप स्टेबल हो एक जगह पे जी। सुखम मतलब कंफर्टेबल। अच्छा, ओके। तो नीड नॉट बी कि आसन करते टाइम काफी पेन में होना चाहिए आपको, या फिर अगर कोई आसन कर नहीं पा रहे तो बिल्कुल हम दर्द में ऐसा लगे हुए हैं हम लोग, ऐसा नहीं। अगर आप एक आसना में मतलब आप कंफर्टेबल हो और स्टेबल है आपकी बॉडी, तो वो आपने आसना अचीव कर लिया है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में आप जब कोई भी आसना करेंगे आपकी बॉडी आपको नहीं अलाउ करेगी, क्योंकि आपकी मसल्स इतनी अभी फ्लेक्सिबल नहीं हुई हैं। बट विद टाइम, अगेन आसना का सेकंड डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने बोला है कि जब आपके एफर्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाते हैं, अच्छा, तो आप मूव कर रहे हो फॉरवर्ड इन द जर्नी ऑफ आसना। ओके। एंड देन द फाइनल डेफिनेशन जो आसना की, ये फर्स्ट स्टेज हो गया स्थिरम सुखम। सेकंड स्टेज जब आपके एफर्ट्स बहुत रिड्यूस हो गए। थर्ड स्टेज ये होता है कि आपके माइंड की डुअलिटी खत्म हो गई। अच्छा। अगर मैं आपको आसना की इटमोलॉजी बताऊं जी, तो आसा प्लस ना, आसा प्लस ना, हाँ जी, ASA प्लस ना जी। तो ना तो मतलब हो गया नो, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और आसा जो होता है वो आसक्ति। आसक्ति का मतलब ये होता है कि एडिक्शंस, तो नो टू एडिक्शंस। अच्छा, तो इमेजिन करिए कि आसना को हम एक्सरसाइज कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज आसना इज वेयर आपका माइंड जो है वो इतना स्टेबल है, आपके कंट्रोल में है। डुअलिटी जो है आपकी माइंड में
वो एकदम रिड्यूस हो गई हैं, Okay. तभी आपकी एडिक्शंस खत्म होंगी। डुअलिटी का Addictions- मतलब कि जैसे हमारे मन में दो चीज होती है, लाइक सपोज मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, एक मन बोल रहा है कि भाई पिज्जा खा लो, दूसरा बोल रहा है नहीं खा लो, इसको डुअलिटी कहते हैं। हाँ, इसको डुअलिटी Okay, कहते हैं। okay. और इसी को एडिक्शन कहा जाता है ना, जब मेरा माइंड एक जगह ज्यादा बैलेंस जो हम लोग कर रहे हैं, हमारा माइंड एक जगह पे ज्यादा मन कर रहा है कुछ करने का, एक चीज नहीं करने का मन कर रहा है, Right. एक अच्छी लग रही है, एक बुरी लग रही है, हाँ हाँ तो वो ही एडिक्शंस क्रिएट करता है। करेक्ट। तो बेसिकली जब आपकी डुअलिटी रिड्यूस हो जाती है एंड देन यू रीच टू दैट स्टेट वेयर देयर आर नो एडिक्शंस, ओके यू आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, सो मतलब हमारा मन, हमारी बॉडी, हमारी सोच सब एक हो गई, एक बद हो गई। यस यानी कि मन कुछ और बोल रहा है, एक मन कुछ और बोल रहा है। यस, ओके, दैट्स द ब्यूटीफुल। पावर ऑफ आसनास। वाओ, मतलब आज तक मुझे लग रहा था कि आसना मतलब थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिया हाथ पैर, उसको आसना कहते हैं, बट ये तो काफी डीप टर्म है आसना भी इनफैक्ट। ये महर्षि पतंजलि का जो योगा सूत्रास है, उसमें आसना के ऊपर उन्होंने 3 ये डेफिनेशंस दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो अब योगा का क्लैरिटी आ गया कि योगा क्या होता है, आसना का भी क्लैरिटी आया। एक और टर्म हम हमेशा यूज करते हैं, प्राणायाम। हाँ जी। तो ये प्राणायाम क्या है? लाइक मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि सपोज अभी मैं बैठा हूँ तो मेरी सांस तो अभी भी चल रही है, एक इनवॉलंटरी फोर्स मेरी सांस को चला रही है। अगर अब मैं कॉन्शियसली ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता हूँ, डीप ब्रीदिंग डीप ब्रीद आउट, तो ये प्राणायाम है। इज इट करेक्ट? या फिर प्राणायाम की कुछ स्पेसिफिक रिदम्स होती है, लाइक फास्ट ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग, या आप अगर कॉन्शियसली ब्रीथ कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज प्राणायाम? हाँ, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्राणायाम। जैसे आपने बोला कि आप कॉन्शियसली ब्रीदिंग कर रहे हैं, जी। ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी ब्रीदिंग को, तो यू आर ऑब्जर्विंग। यूजुअली हम लोग जब बिजी रहते हैं, हमारा माइंड बिजी रहता है, वी डोंट नो वी आर ब्रीदिंग, बट वी डोंट ऑब्जर्व दैट ना। बट प्राणायाम में कॉन्शियस ब्रीदिंग, जैसे आपने बोला अभी, तो वो दैट्स वन काइंड ऑफ प्राणायाम। Okay. इसको हम लोग योगिक ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं करके। बट अगेन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्राणायाम। जैसे हठ योगा प्रदीपिका हमारा एक क्लासिकल टेक्स्ट है, गहन संहिता हमारा एक क्लासिकल टेक्स्ट है, इसमें मेंशन है 8 काइंड ऑफ प्राणायामास। अब प्राणायाम में भी 3 स्टेप्स होते हैं। पहले मैं आपको प्राणायाम की एटिमोलॉजी बताती हूँ, जैसे हमने आसना का देखा। हाँ जी। तो प्राणायाम में क्या है? प्राणा प्लस यामा। तो प्राणा क्या होता है? हमारी लाइफ फोर्स। अभी प्राणा को यूजुअली लोग कंफ्यूज करते हैं ब्रेथ के साथ। तो ओनली ब्रेथ इज नॉट आवर लाइफ फोर्स। हमारी बॉडी में जितना भी फ्लो है, चाहे वो हमारे ब्लड का है, चाहे वो हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विड फ्लो है, वो प्लस ब्रीदिंग भी फ्लो हो रही है। करेक्ट। हमारी जो अंदर नाड़ीज हैं, चैनल्स हैं, उसमें जो भी फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग प्राणा बोलते हैं। ओके, इट्स नॉट जस्ट द एयर दैट वी आर ब्रीथिंग इन। Yes. अच्छा अच्छा अच्छा। और यामा मतलब स्ट्रेच करना। ओके। तो अगर आप अपनी ब्रीदिंग को, अपनी लाइफ फोर्स को और अपनी जो आपका जो भी मूवमेंट हो रहा है, आप उसको ज्यादा लंबे टाइम तक उसको स्ट्रेच कर पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो उसको, उसके ऊपर, तो उस प्रैक्टिस को प्राणायाम कहते हैं। ओके, वाओ, तो काफी डीप थे मैम। योगा टर्म भी, आसन, प्राणायाम, मतलब एक लेमन टर्म हम लोग जस्ट वी रैंडमली यूज दिस वर्ड्स, बट आपने जो समझाया टर्म्स, पता लगा कितने गहरे टर्म्स हैं ये। राइट। और जैसे प्राणायाम में भी अभी हम लोग डिफरेंट, जैसे मैंने आपसे बोला, डिफरेंट काइंड ऑफ प्राणायामास रहते हैं। तो हमारी बॉडी में नाड़ीज, जैसे लेफ्ट साइड नाड़ी है, राइट साइड को डिफरेंट ग्रुप ऑफ नाड़ीज रहता है। अगेन दिस इज अ वेरी इन डिटेल टॉपिक, जिसपे हम लोग बाद में कभी बात कर सकते हैं। बट अब जैसे अगर गर्मियों के मौसम में हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को चंद्र भेदी प्राणायाम करना चाहिए। चंद्र भेदी प्राणायाम? हाँ जी। तो हमारा जो चंद्र नाड़ी होती है हमारी बॉडी में, उससे कूलिंग होती है। ओके। तो इसलिए वो गर्मी में करना चाहिए। और एक होता है सूर्य भेदी प्राणायाम, तो वो जो है आप लोगों को ठंड के टाइम में करना चाहिए। अच्छा। तो ओके। ये अब नाड़ी के ऊपर हम लोग प्राणायाम डिसाइड करते हैं। ओके। कुछ हेल्थ इश्यूज के लिए कुछ प्राणायाम अच्छे होते हैं, कुछ मौसम में कुछ प्राणायाम अच्छे होते हैं। तो ये देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्राणायाम फॉर एवरीवन। बट एक जो बेसिक प्राणायाम है जो बैलेंस करने के लिए रहता है, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। इसे अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग कहते हैं। ओके ओके। क्योंकि नाड़ी मैंने कई बार नोट किया है, जैसे हम नोट करें, कई बार एक साइड की नाड़ी ज्यादा चल रही होती है, कई बार होता है कि राइट से सांस आ रही, लेफ्ट से नहीं आ रही, तो इसी से रिलेटेड कुछ सूर्य भेदी, चंद्र भेदी? हाँ जी। नाड़ीज का प्रोसेस जो है ना, वो इसी से चेक करने को रहता है। जब भी कोई बिगिनर प्राणायाम स्टार्ट करते हैं, तो उसको बोला जाता है कि पहले आप अपने हाथ को इस तरह से नोज के नीचे रखिए और जोर से एक्सहेल कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि लेफ्ट से एक्सहेल हुआ कि राइट से एक्सहेल। जैसे मेरा भी लेफ्ट से एक्सहेल हो रहा है, लेफ्ट से एक्सहेल हो रहा है, तो आपकी जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है वो ओपन है। अच्छा। राइट में ब्लॉकेज है। ओके। तो आपको जो है फिलहाल राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपका जो राइट का ब्लॉकेज है वो क्लियर हो सके। एंड देन यू कैन गो विद द अनुलोम विलोम और बैलेंसिंग प्राणायाम। तो पहले एक बार चेक कर लें कि कौन सी नाड़ी क्लोज है, वहां से वो नाड़ी का प्राणायाम स्टार्ट करें, देन वी कैन स्विच टू अनुलोम विलोम। ओके।
तुम्हें आजकल सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या हो रहा है, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो अगर मैं आसन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ दिन से टाइम निकाल कर, तो उसका मुझे बेनिफिट क्या होगा? जितना मुझे समझ में आता है, एक तो बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और दूसरा में भी अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग, तो लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इतना ही इसका बेनिफिट है या कुछ इसके बियॉन्ड भी कुछ बेनिफिट्स है? जैसे WHO का हेल्थ का डेफिनेशन अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ ये नहीं बोला गया है कि अभी मैं आसना या योगा की बात नहीं करती हूँ, सिर्फ एक हेल्थ की बात करती हूँ। जी जी। जब भी हम लोग किसी से पूछते हैं हाउ आर यू या फिर आपकी तबीयत कैसी है, अगर हमको कोई फिजिकल इंजरी रहती है तो ही हम सामने वाले को बता पाते हैं। करेक्ट। बट हम लाइफ तो बहुत सारे फैक्टर्स के साथ है। देयर इज फिजिकल वेलबींग, देयर इज मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग। सो विद योगा ये है कि हम इन सभी वेलबींग के ऊपर, कंप्लीट वेलबींग के ऊपर काम करते हैं, ओके, नॉट जस्ट द फिजिकल वेलबींग। वाओ, ओके ओके। बिकॉज स्पिरिचुअल, आप जब इसकी जो फिलोसफीज है, भगवत गीता है, ये सब पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली स्पिरिचुअल वेलबींग जो है वो डेवलप होगा। राइट। और यमा नियमास, जैसे मैंने आपको बताया, जो अष्टांग योगा का फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको सिखाया जाता है कि आपको दुनिया के साथ किस तरह से रहना है, क्या आपका नेचर होना चाहिए विद योरसेल्फ एंड विद आउटवर्ड। तो वो आपको सोशल वेलबींग डेवलप करने को सिखाएगा। एंड फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग तो आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन, राइट। सबसे। तो पूरे होलिस्टिक अप्रोच, जिसको होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं, वो आपको बेनिफिट देगा बेसिकली। मैंने ना इनका एक स्वामी जी से सुना था मैंने, स्वस्थ का डेफिनेशन वो दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि स्वस्थ यानी कि जो स्व में स्थित है, दैट इज स्वस्थ। मैंने अपने आप में स्टेबल है, स्थित है, इज नॉट लाइक अफेक्टेड इजीली बाय अदर्स। आई थिंक आपका भी आंसर कहीं ना कहीं वही मैच करेगा कि होलिस्टिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हेल्थ करेगा हमको भी। तो मैम, ये बेनिफिट्स देखने के लिए कितना टाइम हमें करना चाहिए आसन प्राणायाम? सो अगेन इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर दिन में आपके, मतलब हो सकता है कि आपका दिनचर्या, हर किसी का दिनचर्या अलग अलग रहता है। उस दिनचर्या में आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है उस दिन, उस पर भी डिपेंड करता है। और ऊपर से उसके बाद आपका एम क्या है, कितना, अगर मैं जनरली बात करूं तो मिनिमम आपका जितना एज है ना, आपको उतना टाइम, उतने मिनट्स प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर आपका एज 30 है तो 30 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, आसनास, मेडिटेशन, जो भी हम लोग योगा में करते हैं, सारी प्रैक्टिसेस मिनिमम हमको उतना करना चाहिए। बट एक बात और है कि योगा जो है वो सिर्फ एक 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या 1 आवर का प्रैक्टिस नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो दिस शुड बी समथिंग विच यू आर लिविंग एवरी सेकेंड। अगर आप यमाज नियमाज फॉलो कर रहे हैं, अगर आप अपनी ब्रीदिंग कॉन्शियसली कर रहे हैं, अगर आपको जरा सा भी माइंड आपका इफेक्ट हो रहा है, स्ट्रेस में हो रहा है, तो आप अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज ऑल योगा। तो योगा यू कैन लिव एवरी सेकेंड। वाओ। तो मैम, आपने 2 टर्म्स यूज किए, यमा और नियमा। तो काफी ऑडियंस होगी जिसने टर्म्स पहली बार सुने, तो क्या आप प्लीज और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यमा क्या होता है और नियमा क्या होता है? हाँ जी। तो यम और नियम, जैसे मैंने आपसे बताया कि अष्टांग योगा के फर्स्ट 2 लिम्ब्स हैं। यमा जो कि पहला लिम्ब है, ये हमको ये सिखाता है कि हमको दुनिया के साथ कैसे रहना चाहिए। अब अष्टांग योग के अकॉर्डिंग 5 तरह के यम हैं, जिसमें पहला है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 यम हैं। इसका मतलब क्या है कि हमको अहिंसा नहीं करनी है, मतलब हमको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। या अहिंसा का लिटरल मीनिंग तो यही रहता है ना कि हमको शांत रहना है, दूसरों से झगड़ा नहीं करना है, ये तो है ही। प्लस हमको खुद के साथ भी अहिंसा नहीं करनी है। हमको कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है तो वो भी हमको नहीं सहना है। तो वो हर एस्पेक्ट में। तो अहिंसा ये हो गया। सत्य मतलब सच बोलना। तो आपका जो, आपके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो सच होने चाहिए। आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं वो भी अफेक्टेड नहीं होने चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए आपके थॉट्स में, खुद के साथ भी। इनफैक्ट किसी से बात नहीं करके, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ही दुनिया में जी रहे होते हैं, अपना ही फेक वर्ल्ड बना के जी रहे होते हैं। तो वो अपने साथ झूठ कर रहे हैं, अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो वो भी सिखाता है सत्य। अस्त्य जो होता है वो कहता है नॉन स्टीलिंग। अच्छा, सेकंड वाज सत्य, थर्ड इज अस्त्य। ओके। तो अस्त्य हमको ये सिखाता है कि नॉन स्टीलिंग। अब इसका लिटरल मीनिंग कि हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का सामान नहीं चुराना चाहिए, बट इसमें हमको ये भी देखना है कि हमको किसी के थॉट्स भी नहीं चुराने चाहिए। अब जैसे जनरली बात करें तो बिजनेस आइडियाज, किसी से लिया, किसी का सोचा हुआ किसी ने चुरा लिया, किसी के पास ज्यादा कैपेबिलिटी थी उस चीज को तो उसने उसको वो कर लिया बिना उसको क्रेडिट दिए। तो ये सब भी स्टीलिंग ही है एक तरह से। लिटरली नहीं कर रहे हो आप, लेकिन किसी ना किसी तरह से तो कर ही रहे हैं।
तो वो हमको उस लेवल तक इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब अब हम इसको रिलेट करें मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, तो ये कहता है कि आपको लॉयल रहना है। आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, आपके स्पाउस के साथ है, आपके किड्स के साथ है, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स के साथ है, सिबलिंग्स के साथ है, जो भी है आपको उस रिलेशनशिप के साथ लॉयल रहना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का मॉडर्न जो मीनिंग है वो ये है करके। एंड देन अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेसिवनेस। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मटेरियलिस्टिक इतना ज्यादा हो गए हैं, इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया हम लोगों को मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। हम लोग सब होर्ड करे जा रहे हैं। हमको उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए नहीं है, बट स्टिल वी आर होर्डिंग इट। तो अपरिग्रह यही कहता है कि नॉन पोजेसिवनेस, हर चीज के साथ, इंसान के साथ भी और मटेरियल्स के साथ भी। सो दिस इज यमा। ओके, ये 5 प्रकार के यमा हो गए बेसिकली। अच्छा, ये अष्टांग योग का फर्स्ट लिम्ब है। फर्स्ट लिम्ब है। ओके। सेकंड लिम्ब, अब आपने पहले ये सीख लिया कि आपको दुनिया के साथ कैसे रहना है। हाँ, सेकंड लिम्ब, अब नियमास। आपको कुछ रूल्स जो हैं, नियमास मतलब कुछ ऐसे रूल्स जो आपको पर्सनली फॉलो करने चाहिए जी। जैसे इसमें पहला है शौचा, मतलब क्लीनलीनेस। Now, cleanliness not just of your body, of your surroundings, cleanliness of your thoughts also. कि आपके माइंड में ऐसे कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए किसी का बुरा करने के लिए। अब ये रिलेटेड है, आप इसको अहिंसा के साथ रिलेट कर सकते हैं। ओके। तो अगर आपका माइंड क्लियर है और किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहा है, तो ऑब्वियसली आप अहिंसा भी नहीं करेंगे। करेक्ट, परफेक्ट। तो हाँ, वो सब कुछ आपस में एक दूसरे से इंस्पायर्ड और रिलेटेड है करके। तभी अष्टांग में भी इसको, जो अष्टांग योग का है, लाइक 8 लिम्स यानी कि 8 पार्ट्स, इट्स नॉट लाइक अ लैडर कि एक के बाद एक जाना, ऐसा नहीं है। सॉर्ट ऑफ एक साथ आई थिंक सब कवर अप हो जा रहा है, सब इंटररिलेटेड है। हाँ, बस इसमें ये है कि यमा नियमा तो चलो इंटररिलेटेड है, बट प्राणायाम से करने से पहले आपको आसना करना होना चाहिए जी। ओके। क्यों? क्योंकि प्राणायाम में आपको लंबे टाइम तक बैठना है। वो आपकी बॉडी कैसे, आपको उसको स्ट्रेंथ मिलेगी जब तक आप आसना नहीं करोगे। और प्राणायाम के बाद ही आप, जब आप प्राणायाम करोगे, अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करोगे, आपके अंदर कॉन्शियसनेस थोड़ी सी इंप्रूव होगी, देन ओनली यू कैन मूव टू नेक्स्ट स्टेज व्हिच इज ऑफ प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, जो मेडिटेशन के एस्पेक्ट्स हैं जी। तो मेडिटेशन आप बिना प्राणायाम के डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो इस तरह से, तो इसलिए काइंड ऑफ लैडर है, बट देन इंटरलिंक्ड है। तो हम लोग नियमा की बात कर रहे थे। हाँ, तो नियम में पहला हो गया शौचा, क्लीनलीनेस। इसके बाद संतोष। संतोष मतलब जो है लाइफ में उसके साथ सेटिस्फाइड, तृप्ति जिसको कहते हैं। अब इसको भी आप रेट कर सकते हो अपने यमास के साथ, जिसमें हम लोगों ने बात करी अपरिग्रह की, नॉन पोजेसिवनेस। तो शौचा, संतोषा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है तपस। तपस, अब इसमें आपको कोई भी चीज करनी है तो आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऑस्टेरिटी, कि आप कोई भी चीज अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, ऑब्वियसली देयर विल बी हार्ड वर्क। तो वो तपस जो है वो रिक्वायर्ड है जी। बिना तपस के यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। बिना तपस के आप मुक्ति भी नहीं पा सकते। मुक्ति पाने के लिए भी आपको अष्टांग योगा के सारे लिम्ब जो है उसमें एक्सीलेंस करना होगा, एक्सपर्ट होना होगा सब में, तभी आप तपस करनी होगी ना प्रॉपर, तभी आप मुक्ति पा पाएंगे, समाधि पा पाएंगे। वो कहते हैं ना, डायमंड जब तक उसको पूरा अच्छे से तपा नहीं जाता है वो तब तक ग्लो नहीं करता है। ये तो वही चीज, इंसान को तपस करना जरूरी है। तो शौचा, संतोषा, तपस। इसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय जो होता है वो होता है सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। अच्छा, मतलब स्क्रिप्चर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज व्हाट आर बेस। अगर आप कुछ भी बात करें, भगवत गीता, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन में आप हैं, आप भगवत गीता से उसकी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आप योगा के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उससे इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी। और ये किसी से नॉलेज लेके, अभी स्वाध्याय देयर आर इन मल्टीपल फॉर्म्स, उसका बहुत डिटेल में है कि आप किस नॉलेज को सुन रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये श्रुति स्मृति ये है, मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वाध्याय। हाँ, स्वाध्याय आल्सो, बट अल्टीमेटली स्वाध्याय का मतलब ये है कि आपको उसको सेल्फ स्टडी करना है, एब्जॉर्ब करना है उसको, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है। ओके। और उसके बाद जो हमारा लास्ट नियम है वो है ईश्वर प्रणिधाना। तो ईश्वर प्रणिधाना का मतलब होता है सरेंडरिंग योरसेल्फ टू गॉड, सरेंडरिंग योर ऑल एक्शंस टू गॉड। अभी आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होना है उसका, अल्टीमेटली वन डे वी आर गोइंग टू डाई, राइट?
तो हमको ये ह्यूमन बर्थ क्यों मिला है? सो दैट वी कैन डू ईश्वर प्रणिधाना, वी कैन डू ऑल आवर कर्मास। हमारा जो भी हमारा प्रीवियस साइकिल है संस्कारा का, जो भी हम लोग कर्मा के रिजल्ट्स को हम लोग एक्यूमुलेट कर करके आगे आते जा रहे हैं, उसको रिड्यूस करना। और वो तभी हो पाएगा जब हम लोग नॉन पॉसेसिव होंगे। जब हम लोग नॉन पॉसेसिव होंगे तो ऑटोमेटिकली हम एक हायर पावर जो है उसको सरेंडर करेंगे, अपने एक्शंस जो भी है उस पर ट्रस्ट करेंगे, देन दैट इज कॉल्ड एज ईश्वर प्रणिधाना। वाओ, तुम थोड़ा बहुत ये कर्म योगा टाइप का लग रहा है क्या? हाँ, ईश्वर प्रणिधाना इज रिलेटेड टू कर्म योगा। ओके ओके ओके। तो मैम इसमें हमने जैसे दो यमा और नियमा का बात किया, दो नियम, तो जस्ट एक बार आप आठों का नाम बता देंगी, यम नियम के बाद क्या क्या आता है? हाँ जी, तो पहला यम हो गया, देन नियम हो गया, देन आसना। ओके। इसके बाद आसना पे जैसे हमने बात करी स्थिरम सुखम आसनम, आसनम। फिर डुअलिटी जब आपकी रिड्यूस हो जाए, आप इक्विलिब्रियम में आ जाए आपका माइंड। इसके बाद प्राणायामा। ओके। अब आसना करने से ही आपकी बॉडी को वो स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप प्राणायाम करने के लिए लंबे टाइम तक बैठ पाए। हाँ जी, रेडी पाए आपकी बॉडी, क्योंकि मेडिटेटिव पोस्चर्स में बैठना ही सबसे मुश्किल है। यूजुअली बोला जाता है कि हैंड स्टैंड करना बहुत मुश्किल है या स्प्लिट्स करना बहुत मुश्किल है। नो डाउट उसकी मसल्स की एक बार फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो आप वो कर लेंगे करके। बट अगर आपको बोले कि आप अपनी बैक स्ट्रेट करके इस पोस्चर में आधे घंटे के लिए बैठ जाइए, नहीं बैठ पाएंगे। नहीं हो सकता। करेक्ट। तो उसके लिए रेडी करने के लिए आपको आसनास पे स्ट्रॉन्ग होना है, तो ही आपकी बॉडी आपको अलाउ करेगी प्राणायाम करने के लिए। क्योंकि प्राणायाम में आपने जैसे बोला कॉन्शियस ब्रीदिंग, तो कॉन्शियस हम लोग कब होंगे? जब हम लोग अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हमारा माइंड इधर उधर वॉन्डर नहीं कर रहा है करके, वो तभी होगा जब हम लोग स्थिरम सुखम होंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो ये तो हिल रहे हैं डुल रहे हैं, तो फिर वो प्राणायाम में डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट। तो प्राणायाम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है प्रत्याहार। प्रत्याहार जो होता है वो एक स्टेप है विच मेक्स यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। प्रत्याहार का मतलब होता है विड्रॉइंग योरसेल्फ फ्रॉम सेंसेस। अच्छा। अब नाउ ऑल द सेंसेस, अब आप प्राणायाम कर रहे हैं या ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, धारणा करने की, लेकिन आपकी फेवरेट बिरयानी बन रही है किचन में, तो आपका जो नोज का सेंस है वो वहां जा रहा है। I can relate to that, yes. तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो टूट जाएगा, आप मेडिटेट नहीं कर सकते। करेक्ट। आपका कोई बहुत आपके फैमिली में कहीं कुछ बातें चल रही हैं जहाँ पे आपका ध्यान जा रहा है, तो आपका ध्यान वहां पर है, आपका ध्यान अपनी योगा प्रैक्टिस में नहीं है। तो जो भी जितने भी हमारे सेंसेस हैं उसको कंट्रोल करने को, वो उसको विड्रॉ करने के प्रोसेस को हम लोग प्रत्याहार बोलते हैं। जहाँ पर हम बस कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लोग धारणा करने, हम लोग कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड जा रहा है, तो हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं, मुझे उसके बारे में अभी नहीं सोचना है। 5 मिनट मैं सिर्फ बाद में देख लेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में खा लेंगे। 5 मिनट बस मेडिटेशन करते हैं, वो विड्रॉ कर रहे हैं हम अपने सेंसेस को। अच्छा। तो ये हो गया प्रत्याहार। अब प्रत्याहार के बाद नेक्स्ट आता है धारणा। धारणा होता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन अगेन इज रिक्वायर्ड फॉर मेडिटेशन। अब मेडिटेशन हम बोलते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, बट मेडिटेशन एक्चुअली में ऐसे होता नहीं है। हम लोग कंसंट्रेशन कर रहे होते हैं। हम लोग एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मंत्र के ऊपर या किसी फिगर के ऊपर, या फिर आईज क्लोज करके अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उसको नाम दे देते हैं कि हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। ओके। तो ये हम लोग कंसंट्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी कंसंट्रेशन धारणा में क्या होता है कि हमारा माइंड वॉन्डर करता है, बट वी रियलाइज इट, वी ब्रिंग इट बैक। लेकिन वॉन्डर अभी भी कर रहा है। वॉन्डर अभी भी कर रहा है। ओके। धारणा की स्टेज तक वॉन्डर कर रहा है। हाँ जी। बट नेक्स्ट स्टेज जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, वो एक्चुअली में ना आप करते नहीं है, वो अपने आप होता है। अच्छा। जब आपका मेडिटेशन, आपका कंसंट्रेशन इतना स्ट्रांग हो जाए कि अब आपका माइंड जो है वो वॉन्डर करना बंद कर दिया। अब आपका फोकस सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पर है, और कुछ आपके माइंड में नहीं आ रहा है। तो वो मेडिटेशन अपने आप होता है, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो हो गया मेडिटेशन, ध्यान। एंड देन इसके बाद समाधि। अब जब आप उस स्टेज तक पहुंच गए, आपके माइंड के ऊपर आपका इतना कंट्रोल हो गया है, थॉट्स के ऊपर, कि कोई और थॉट नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, देन ध्यान से समाधि के बीच में देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, जो कि बहुत डिटेल में अगर आप पतंजलि योगा सूत्रास पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे इसके बारे में। तो इसमें हम लोग स्लोली मूव करते हैं एक स्टेज में ध्यान से,
जहाँ पर हमारा फोकस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हो गया, अब हम धीरे धीरे मूव करते हैं कि अभी ऑब्जेक्ट और मेरे अलावा कुछ नहीं है, ओके, देयर इज नथिंग एग्जिस्टिंग, वाओ, देन धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट भी गायब हो जाता है। इट्स जस्ट योर बॉडी, यू आर कॉन्शियस, सब कुछ है, मतलब आप एक स्लीपिंग वाले स्टेट में है बट यू आर कॉन्शियस। ये आप बात करें समाधि की, राइट? समाधि की, ये लास्ट स्टेज समाधि ये रहता है? लास्ट स्टेज है, अच्छा। मुक्ति जिसको हम कहते हैं, Okay. मोक्ष जिसको हम कहते हैं। हाँ 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 हाँ। इसमें आप कॉन्शियस रहते हैं सब हर चीज के साथ, बट योर बॉडी इज लाइक कि आप सो रहे हैं। मतलब जब मैं बैठा हूँ अगर समाधि में तो देयर इज नो थॉट लिटरली, देयर इज नो थॉट, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है एकदम। अच्छा, बट आई एम फीलिंग हैप्पी ड्यूरिंग दैट टाइम। जैसे हैप्पीनेस, सपोज मुझे एक पिज्जा खा के खुशी मिलती है, राइट? तो समाधि से मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे खुशी मिलेगी उस टाइम? मैं सिर्फ अगर कुछ थॉट चल ही नहीं रहा, मैं ब्लैंक हूँ, तो इज इट बोरिंग और हाउ इज इट एक्चुअली? हाउ इज द जब तक फीलिंग? हमारे माइंड में ये वांट है ना हैप्पीनेस का, सैडनेस का, तब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेट है नहीं। क्योंकि वो हम कंपेयर अभी भी कर रहे हैं। तो वो समाधि वाले स्टेट में ना हैप्पीनेस की चाह ही नहीं रहती है, कहते हैं। ओके, तो उस टाइम पे सब कुछ एकदम आप जैसे सो रहे हैं, राइट, बट आप अवेयर हैं। ओके, तो वो स्टेट आ जाता है कि देयर इज नथिंग व्हिच इज इम्पैक्टिंग यू करके, बट यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, बट एक बार समाधि से अगर वापस आए, देन अगेन वी आर इन द सेम नॉर्मल लाइफ, या वो समाधि की जो सिचुएशन हमने अचीव की, एक शांति की, एक संतोष की, तो क्या वो हम डे में भी कैरी आउट कर सकते हैं? फिर जस्ट 5 मिनट की समाधि जब तक लगी तब तक हमारा मन शांत है, तृप्त है, मुक्त है, एक बार ऑफिस गए, काम काज स्टार्ट किया, तो वो वापस चले जाता है? इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड थ्रू आउट द डे? एक्चुअली अभी मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया है समाधि को, बट जितना मैंने पढ़ा है, समझा है मेरे गुरु से, तो मैंने ये जाना है कि आप ना एक स्टेज से जहाँ वापस आ सकते हो, वो है धारणा का स्टेज। अच्छा, आप धारणा से वापस फॉल कर सकते हो प्रीवियस उसमें करके, बट आप जब आप ध्यान में पहुंच जाते हो, जब आप वो मेडिटेशन को एक्सपीरियंस कर लेते हो, एंड धीरे धीरे आपका मेडिटेशन जो है वो इंक्रीज होता जाता है, समाधि में आप चले जाते हो, तो उसके बाद यू डोंट फॉल बैक। वाओ, ओके। तो वो आप धीरे धीरे उसमें फॉरवर्ड ही जाते हो। अब उसमें कितना टाइम आपको लगता है फॉरवर्ड जाने में, वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, उस इंसान के, उस पर्टिकुलर की वो कितना उस पे डेडिकेटेडली वो कर रहे हैं करके, बट यू डोंट फॉल बैक फ्रॉम दैट स्टेट। तो यू मूव ऑन, बट पेस सबका अलग अलग रहता है। एंड समाधि इज तो अल्टीमेट मोक्ष हो गया। तो जो हमारा जो ह्यूमन बर्थ का पर्पस था वो अचीव हो गया है। हाँ, तो अभी धारणा, प्राणायाम, आसना की जरूरत नहीं है। करेक्ट। बट एक आम जैसे इंसान है, जैसे मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ और कोई बिजनेस में रहेगा या कोई आर्टिस्ट रहेगा, वो ये सब समाधि तक पहुंचने के पहले, ये तो दूर की बात है, कि माइट आज द क्वेश्चन कि मैं मेडिटेशन कैसे करूं। क्वेश्चन ये चलूँ कि मेरे को ध्यान करना है, मैंने सुना है कि ध्यान के बहुत बेनिफिट्स हैं, मैं ध्यान कैसे करूं? तो वो ध्यान, कोई अगर बिगिनर है तो कैसे करे मैम वो ध्यान? वो कोई चैंटिंग करे, कोई मंत्रा का, या ब्रेथ पे फोकस करे? व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन? ध्यान मतलब किसको हम कह सकते हैं और कैसे करना चाहिए? हाँ जी, जैसे अभी हमने बात करी ध्यान के बारे में, तो ध्यान हम लोग नहीं कर सकते। ध्यान तो अपने आप होगा। हाँ जी, हम लोग बस अवेयरनेस अपनी इंक्रीज करने की और अपनी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करने की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। वो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को करते, जैसे हम लोग त्राटका क्रिया अगर आप लोगों ने सुनी है, जिसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट रख के या कैंडल का फ्लेम रख के उस पर फोकस करते हैं। तो त्राटका क्रिया इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस विच विल लीड यू टुवर्ड्स मेडिटेशन। एंड अगेन मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना, जैसे आपने बोला चैंटिंग करना। हाँ जी, तो वो मंत्रा की चैंटिंग करना, तो ये सब बेसिकली हमको हेल्प कर रहा है कि हम लोग विड्रॉ कर सके अपने आप को आउटर वर्ल्ड से, एंड देन धीरे धीरे हम लोग मेडिटेटिव स्टेज की तरफ जा सके। ओके। मैम अभी ये मुझे पूछना है कि आसना के ऊपर भी एक क्वेश्चन था जो मैं भूल गया था पहले पूछना, ये पूछ लेता हूँ कि मुझे भी बहुत से काम में आएगा और सुनने वालों को भी काम में आएगा। अगर मेरे पास दिन में सपोज कुछ ही टाइम है एंड आई से कि मुझे सिर्फ 9 आसना करने, मे बी 3 स्टैंडिंग, 3 सिटिंग और 3 लाइंग डाउन, तो आप एक सेट बता सकते हैं कि 9 आसनास का सेट है? क्योंकि आई हैव रेड कि मे बी देयर आर मेनी आसनास, एक बुक में था कि देयर आर 84 आसनास, एक में था कि 84,000 आसन होते हैं, 84 लाख आसनास, 84 लाख भी हो रहे हैं। ओके, तो हमें सिर्फ 9 बताइए मैम आप, जो बेस्ट आसनास रहे 9। बहुत ही डिफिकल्ट है 9 इस तरह से लिस्ट डाउन करना, बट आई विल ट्राई। एक तो पहली बात, आसना की ना 4 कैटेगरी होती हैं, जैसे आपने बोला स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लाइंग डाउन। अब लाइंग डाउन आप एक तो बैक के बल लेटते हैं, एक पेट के बल लेटते हैं। तो जब आप पेट के बल लेटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोन कैटेगरी। हाँ जी, और जब आप बैक पे लेटते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्यूपाइन।
supine, हाँ जी, हम लोग अपनी स्पाइन के बेस पे हैं तो उसको हम लोग स्यूपाइन बोलते हैं। right. तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं। हम्म। तो अगर हम लोग बात करें स्टैंडिंग कैटेगरी की, स्टैंडिंग कैटेगरी में आप अपने बॉडी की स्ट्रेंथनिंग वाले आसनास कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ स्पेसिफिक आसना की, बैलेंसिंग आसना जो है वो आप मोस्टली स्टैंडिंग पोस्चर में करते हैं, जहाँ पे बॉडी को आपको बैलेंस करना रहता है। तो आप लोग वृक्ष आसना कर सकते हैं, जिसको हम लोग ट्री पोज भी बोलते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग कर सकते हैं ताड़ आसना, जिसमें हम लोग अपनी कंप्लीट बॉडी की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं फ्रॉम आवर टोज टिल आवर आर्म्स, टिल आवर फिंगर्स एक्चुअली। तो ताड़ आसना इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर कंप्लीट बॉडी स्ट्रेचिंग। वृक्ष आसना हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं त्रिकोण आसना। अभी त्रिकोण आसना में हम लोग इस तरह से अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं। पोस्चर हमारा जो हम लोग बॉडी की बेंडिंग कर रहे हैं, ये हम लोग यूजुअली किसी सिटिंग या फिर सुपाइन में नहीं कर सकते हैं। तो त्रिकोण आसना, जिसको हम लोग ट्रायंगल पोज भी बोलते हैं, तो त्रिकोण आसना इज ऑल्सो वन वेरी गुड आसना जो हम लोग स्टैंडिंग पोस्चर में कर सकते हैं। देन कमिंग टू स्टैंडिंग आसना, मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक आसना शेयर कर रही हूँ जो कि किसी और कैटेगरी में शायद इसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो सिटिंग में हम लोग कर सकते हैं गोमुख आसना, जिसको हम लोग काउ पोज भी बोलते हैं। काउ पोज अगेन इज वेरी गुड फॉर आवर शोल्डर स्ट्रेंथ, हमारी आर्म्स की स्ट्रेचिंग के लिए, हमारे ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग के लिए, हमारी बैक के लिए, नेक के लिए, हमारे पोस्चर के लिए। तो दिस इज वेरी गुड गोमुख आसना। इसके अलावा आप मंडूक आसना कर सकते हैं। मंडूक आसना जिसको हम लोग फ्रॉग पोज बोलते हैं। तो मंडूक आसना करने के लिए ऑटोमेटिकली पहले आप वज्रासना में तो आएंगे ही। इसके बाद आप इस तरह से फिस्ट बना के अपने नेवल रीजन के ऊपर रखते हैं, देन फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। तो इस आसना का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दिस इज द ओनली वन पावरफुल आसना व्हिच वर्क्स ऑन डायबिटीज बाय क्रिएटिंग मोर इंसुलिन नेचुरली। अच्छा, हम लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह लेने रहते हैं जिस तरह से डायबिटीज में। तो ये आसना की हेल्प से आपकी बॉडी में नेचुरली ही इंसुलिन क्रिएट होने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ये रियली बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इंडिया तो अभी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रही है। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी हेल्पफुल। ओके मैम। हाँ, तो एक मंडूक आसना हो गया, गोमुख आसना हो गया। इसके अलावा पश्चिमोत्तान आसना, फॉरवर्ड बेंडिंग। अगेन हमारा जो पोस्चर रहता है कॉर्पोरेट में, सारा दिन हम लोग जो चेयर पे बैठते हैं, और इवन स्टूडेंट्स भी रहते हैं, उनका पोस्चर भी इस तरह से यहाँ पे जो है पूरा कर्व हो जाता है। करेक्ट, मेरा भी हो गया तो ठीक करता हूँ मैं। जी हाँ, तो ये नेचुरल है। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम लोग काम करते करते इतना ज्यादा उसमें वो हो जाते हैं कि वी डोंट फॉरगेट अबाउट पोस्चर। तो उसको करेक्ट करने के लिए पश्चिमोत्तान आसना बहुत ही अच्छा आसना है। अदर देन दैट इट हेल्प्स इन स्ट्रेचिंग आवर लोअर बैक, आवर लेग्स, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स को ये अच्छे से बहुत रिलीफ देता है, स्ट्रेच देता है। तो ये 3 हो गए सिटिंग आसनास। देन 3 लाइन डाउन में, एक मैं आपको प्रोन का बताती हूँ जो पेट के बाद हम लोग लेट के करते हैं, वो है भुजंग आसना, कोबरा पोज। भुजंग आसना इज वेरी वेरी गुड आसना फॉर बैक पेन। जिसको भी बैक पेन है, जितना भी एक्यूट बैक पेन है, इनफैक्ट स्लिप डिस्क भी अगर है, स्लिप डिस्क में यूजुअली डॉक्टर्स मना कर देते हैं ज्यादा आसनास की प्रैक्टिस करने से, बट भुजंग आसना की प्रैक्टिस जो है वो आपकी लोअर बैक को बहुत स्ट्रेंथन करता है। तो भुजंग आसना इज वेरी गुड। ये तो मैं आपको सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स बता रही हूँ आसना के। इसके बाद मतलब इसके अलावा, फिजिकल बेनिफिट्स के अलावा, ये आपकी बॉडी, आपका वेट लॉस करता है, इसके आपकी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करता है भुजंग आसन। और हम लोग बात करें स्यूपाइन, जहाँ पर अपनी बैक पे लेटते हैं हम, तो हम लोग कर सकते हैं हाफ लेग रेस्ट पोस्ट। हाफ लेग रेस्ट पोज। बस बैक पे लेट के लेग्स को 90 डिग्री स्ट्रेट करना है। आप वॉल का सपोर्ट लेके कर सकते हैं अगर 90 डिग्री ऐसे खुद से नहीं स्ट्रेट कर पा रहे हैं। ये आसना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है हमारा सेकंड हार्ट कौन सा होता है बॉडी में। एक हार्ट तो हमको पता है, हमारा जो दिल है, शायद मुझे पता है, बताइए सही गेस है कि नहीं। लिम्फेटिक कुछ होता है क्या शायद, जो पैर के यहाँ पे होते हैं, लिम्फ्स जो हमारे ब्लड को पंप करते हैं। हाँ, जो काफ मसल्स है हमारे, काफ मसल, काफ मसल्स को हम लोग सेकंड हार्ट बोलते हैं। ओके, तो 70 आउट ऑफ 100 तो मिला मुझे इस क्वेश्चन का। बिल्कुल। तो इसमें क्या रहता है, काफ मसल्स यूजुअली, अब हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। राइट। अभी काफ मसल्स जो है उसको अपवर्ड मूवमेंट देती हैं ब्लड को। ओके। तो इसलिए काफ मसल्स को सेकंड हार्ट बोला जाता है। और अगर थोड़ा सा उसको रिलीफ देने के लिए आप लेग्स को स्ट्रेट कर लेंगे तो काफ मसल्स के ऊपर थोड़ा सा असर कम हो जाएगा। तो इसलिए ये हाफ लेग रेस पोज जो है वो भी बहुत बेनिफिशियल है। दिस इज वेरी बेनिफिशियल इवन इन द ओल्ड एज ऑल्सो, क्योंकि यूजुअली जिनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, एज के साथ लेग्स में पेन होना बहुत कॉमन है, स्पेशली इन वुमेन। तो
हाफ लेग रेस पोज बहुत इजी है, वॉल सपोर्ट के साथ करेक्ट, बस हाँ इस तरह से रहना है, तो दिस इज वेरी नाइस आसना। ओके। और तीसरा आसना जो हम लोग कर सकते हैं वो है मत्स्य आसना, फिश पोज। अभी फिश पोज का भी एक मेजर बेनिफिट, जैसे मैंने आपको बताया था मंडूक आसना का डायबिटीज है, डायबिटीज बहुत कॉमन है, उसी तरह से थायराइड भी बहुत कॉमन है, राइट राइट करके। तो मत्स्य आसना इज अ वेरी पावरफुल आसना जो आपके थायराइड पे काम करता है, क्योंकि इस आसना में आपका पोस्चर इस तरह से है कि आपका कंप्लीट स्ट्रेच इज कमिंग ऑन योर थ्रोट रीजन। ओके। तो हमारा जो कंप्लीट स्ट्रेच होता है वो थ्रोट रीजन पे होता है, करके, तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करता है। ओके, सो दिस कैन बी आल्सो इंक्लूडेड इन आवर डेली प्रैक्टिस परफेक्ट ऑफ 9 आसनास। परफेक्ट परफेक्ट मैम। तो 9 आसनास बहुत ही अच्छा आपने सीक्वेंस बताया। जस्ट फटाफट समराइज कर लेते हैं। पहला आपने बताया ताड़ासन, सेकंड इज वृक्षासन, थर्ड इज त्रिकोणासन। ये तीनों हो गए स्टैंडिंग के। सिटिंग के आपने पहले बताया गोमुखासन, दूसरा आपने बताया मंडूकासन, तीसरा आपने बताया पश्चिमोत्तानासन। ये 3 सिटिंग के हो गए। और लाइन डाउन का पहले आपने बताया भुजंगासन, सेकंड आपने बताया जो लेग रेज वाला हाफ लेग रेज आसन, एंड थर्ड आपने बताया मत्स्य आसन। परफेक्ट मैम। मैं कल से स्टार्ट करता हूँ 9 के 9 आसन, फिर आपको रिजल्ट्स बताऊंगा कैसे रिजल्ट्स इसका है। तो मैम ये योगा के बारे में इतना बात करके जान के, अगर किसी का इंटरेस्ट आ जाए कि मैं योगा के बारे में और जानता हूँ, लाइक मेरा भी कितना इंटरेस्ट इस बातचीत के बाद आ गया, तो किसी को अगर स्टार्ट करना है बुक स्टडी करना, तो कौन सी बुक्स उससे स्टडी करनी चाहिए? कुछ एंशिएंट टेक्स्ट पढ़े हो या कुछ मॉडर्न टेक्स्ट पढ़े, कुछ आप रेफरेंस दे सकते हैं? डेफिनेटली जो पावरफुल स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, जैसे कि भगवत गीता है, पतंजलि योगा सूत्रास हैं, ये हमको पढ़ने चाहिए। नो डाउट ये सिर्फ योगा ही नहीं, हमको हमारी लाइफ को कैसे जीना है ये सिखाते हैं करके। हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट योगा एज अ लाइफस्टाइल, वो हमको सिखाते हैं। बट आई वुड से कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये थोड़े से डीप है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, आपको जब तक आप इसके साथ रिलेट ना कर पाए तब तक आपको शायद थोड़ा बोरिंग लगे तो आप इसको बीच में ही छोड़ देंगे, ऐसा कॉमन है होना। हाँ जी। तो इसके पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि सर्टिफिकेशन की जो बुक्स हैं योगा की, YCB की इनफैक्ट QCI की एक सर्टिफिकेशन बुक है, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो जो वो बुक है उसमें आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि योगा क्या है, आसना क्या है, योगा सूत्रास जो मेजर हैं कि आसना की डेफिनेशन जैसे हम लोगों ने देखी, जैसे इंसान को समझ में आएगा कि एक्चुअली कैटेगरीज क्या क्या है, कर्म योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होता है, अष्टांग योग क्या होता है, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद आपको लगे कि आपका हठ योगा पढ़ने का ज्यादा मन है, तो आप हठ योगा प्रदीपिका पढ़िए। उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन बुक या फिर मतलब एक ओवरव्यू देखने के बाद आपको लगे मुझे अष्टांग योग अच्छे से पहचानना है, समझना है करके, तो आप पतंजलि योगा सूत्रास पढ़िए। BK अयंगर जी की जो बुक है द लाइट ऑन योगा, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो आप पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए, डिसाइड करिए कि आपको क्योंकि हर पाथ का एम तो सेम है, समाधि, बट सबके प्रेफरेंसेस अलग अलग रहते हैं। कोई कर्म में ज्यादा बिलीव करता है, कोई भक्ति में ज्यादा बिलीव करता है, तो वो आप चूज फिर उसके बाद कर सकते हैं। परफेक्ट। तो ये जो आपने बुक बोली YCB, राइट? हाँ जी, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। ओके। तो इसकी बुक्स आई थिंक एक आप जैसे बोले एक ओवरव्यू आ जाएगा, देन किस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसके रिलेटेड फिर इंसान उसमें डीप जा सकता है। ओके। मैं सर्टिफिकेशन का आपने बात किया, एंड आप भी एक सर्टिफाइड योगा टीचर हैं, तो अगर किसी को सर्टिफिकेशन लेना है तो इसका प्रोसेस क्या होता है? लाइक हाउ डज वन बिकम अ सर्टिफाइड योगा टीचर? तो देयर आर डिफरेंट बोर्ड्स जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आयुष मिनिस्ट्री के अंडर बोर्ड है, उसका नाम है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। ओके। ऐसे योगा अलायंस भी है जो US का है, मतलब देयर आर डिफरेंट बोर्ड्स। बट जो मैं YCB की बात कर रही हूँ, तो YCB के अंदर देयर आर डिफरेंट लेवल्स। लेवल 1 फॉर बिगिनर्स, अब इसमें कोई एज लिमिट ऐसा कुछ नहीं है, एनीवन कैन डू दैट। ओके। सो इनफैक्ट स्कूल के लोग, ओल्ड एज पीपल, एनीवन कैन डू दैट। एंड इसमें आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कंप्लीटली लेवल 1 के साथ हम लोग जहाँ स्टार्ट करेंगे। देन इफ यू आर इंटरेस्टेड मोर नो अबाउट दिस अष्टांग योग, भक्ति योग, उसके बाद आसनास की प्रैक्टिस, किस तरह से प्राणायाम बॉडी पे काम कर रहा है, कौन कौन से प्राणायाम किसके लिए अच्छे हैं, मतलब ये डिटेल में एज अ योगा टीचर अगर आप समझना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर नेक्स्ट फर्दर लेवल्स। 4 लेवल्स रहते हैं इसमें सर्टिफाइड योगा टीचर के, तो यू कैन डू दैट सर्टिफिकेशंस। और ये कितने महीने का एक लेवल पे टाइम लगता है मैम क्लियर करने के लिए? तो YCB एक्चुअली क्योंकि ये सर्टिफिकेशन बोर्ड है, ये कोई कोर्स नहीं देते हैं,
अच्छा। ये सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो ओके। आपको इनकी वेबसाइट पे जाके सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, एग्जाम का डेट चूज करना रहता है और रजिस्ट्रेशन करना रहता है। ओके। और एग्जाम के बाद अगर इफ यू क्लियर तो ये आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, ओके। जो कि आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से रहता है। ओके। बस लेकिन इसका ये करिकुलम जो है वो पूरा इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है जी। करिकुलम। अब इसका अगेन जितना आप लेवल 1 की बात कर रहे हैं तो थोड़ा छोटा रहता है, लेवल 4 में बहुत ही इन डेप्थ में रहता है राइट करके। राइट। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, सो इनफैक्ट आई हैव क्रिएटेड वन कोर्स फॉर लेवल 1 वाओ। योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का, जिसमें हम लोगों ने इन डिटेल थ्योरी और प्रैक्टिकल पूरा डिस्कस किया है करके। ओके। तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। परफेक्ट 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 मैम। मैम हमने बातें की आसन की, प्राणायाम कवर हमने किया, ध्यान कवर किया, अष्टांग योग के हमने 8 अंग कवर किए। एक बात रहेगी डाइट के ऊपर। आजकल हाँ जी। डाइट बहुत बज़वर्ड है, स्पेशली जेंजी लोग डाइट वगैरह बहुत करते हैं। जैसे मेरा एक जेंजी ऑफिस में, तो ही सेज कि मैं ऐसा डाइटिंग कर रहा हूँ। ये डाइट के बारे में बताइए, अगर कोई योग की फिलॉसफी फॉलो कर रहा है तो क्या कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करनी चाहिए? लाइक वेज नॉन वेज का आप बताइए कौन सा प्रेफरेबल है, या तला भुना खा सकते हैं कि नहीं, या कोई प्रेफरेबल डाइट है, कुछ भी खाएं पिए आसन से सब पच जाएगा? अभी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की बात करें, ऐसा करें तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट्स अवेलेबल, बट योगा में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, इतना कैलोरी लेना है, इतना नहीं। योगा में जहाँ बात करी गई है, हम लोग जैसे अगर हठ योगा प्रदीपिका पढ़े तो उसमें मिताहार के बारे में बताया गया मिताहार। मिताहार। और सेम चीज भगवत गीता में युक्त आहार के नाम से है। जी जी। आहार मतलब हमारा डाइट। राइट। अभी मिताहार और युक्त आहार का सिग्निफिकेंस क्या है? इन दोनों का सिग्निफिकेंस एक्चुअली में सेम ही है। ये बोलता है कि हमारा जो डाइट है वो 50% सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड फूड मॉडरेशन में होना चाहिए। 50% सॉलिड फूड, 25% लिक्विड और 25% एम्प्टी रहना चाहिए। ओके। हमारा स्टमक। ओके। तो हमारा डाइट इस तरह से होना चाहिए, हमारे जो फ्लेवर्स हैं वो मिक्स ऑफ फ्लेवर्स होने चाहिए। हाँ। और नेचुरली स्वीट फूड होने चाहिए। अभी यहाँ पर गलत मत लीजिए कि स्वीट का मतलब है कि आप मिठाई खरीद के खा रहे हैं। ओके। तो स्वीट मतलब जिसकी एक्चुअल प्रकृति स्वीट है जिन खानों की। जैसे अगर हम लोग बात करें तो देर आर वेजिटेबल्स विच आर स्वीट इन नेचर। तो उस तरह के फ्रूट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इजी रहते हैं। ओके। तो वो ऐसा भगवत गीता में लिखा है युक्त आहार में। तो हमारा ऐसा डाइट होना चाहिए। परफेक्ट। ये मैम जो आपने 25% का बताया कि 25% खाली होना चाहिए, तो मैंने एक स्टडी में देख रहा था जहाँ पे ब्लू जोन्स करके कुछ जोन्स होते हैं वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ पे लोग काफी लंबा जीते हैं। तो वहाँ पे आई थिंक जापान में एक स्टेट है, मैं भूल गया एग्जैक्टली उसका नाम, तो वहाँ पे एक प्रोवर्ब प्रचलित है, हरा हाची बुन में। उसका मतलब है कि सिर्फ 80% तक आप खाना खाइए, पूरा पेट भर के खाना खा के आप बोल रहे हैं पेट भर गया मजा के, वैसा मत खाएं, तो इससे उनका लाइफ एक्सटेंड होता है। तो आई थिंक जैसे आपने बोला कि योग प्रदीपिका में भी काफी ये चीज लिखी हुई है, मॉडर्न साइंस भी काफी उसे रिलेट करता है। एग्जैक्टली। मैम ये जो सात्विक राजसिक तामसिक भोजन होता है, इसका भी कुछ कैटेगरी हमें ध्यान में रखना रहेगा, या फिर जैसे हम एक सुपाच्य भोजन करें, जैसे आपने बोला वेजिटेबल्स हैं या जैसे मिताहार है, दैट विल टेक केयर कि हमारे जो भी भोजन है वो एक सात्विक सॉर्ट ऑफ की तरफ टिल्टेड है? एक्चुअली हमारा जो कहते हैं ना सात्विक राजसिक तामसिक, ये सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे गुणाज हैं। अभी हमको तमस गुना भी चाहिए, हमको रजस गुना भी चाहिए, हमको सात्विक गुना भी चाहिए। हमको तमस गुना क्यों चाहिए? ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स कर सके। जब हम लोग मेडिटेटिव स्टेट में हैं तो हमारा प्राणायाम कर रहे हैं, हम अपने तमस गुना को ही एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स्ड रह सके, वो जरूरी है। अब हमको हमारे डेली जो हमारा एक्टिविटीज हैं, हमारा जो भी काम है, क्योंकि अगर हमको वो करना है, एक्टिवली करना है, तो हमारा रजस गुणा भी होना चाहिए। राइट। और सत्व गुणा भी रिक्वायर्ड है कि हम लोग उसको अच्छे भाव से करें, किसी गलत इंटेंशन के साथ ना करें। हम लोग सिर्फ हमारा अगर लेजीनेस ही बढ़ता जा रहा है और हम लोग अच्छे थॉट्स ला रहे हैं, तो हमारा तमस गुणा और सत्व गुणा एक्चुअली में एक साथ नहीं बढ़ सकता है। तो वो बैलेंस जो हम लोग कहते हैं, हाँ जी, वो बैलेंस रिक्वायर्ड है, और वो बैलेंस आई थिंक वो डाइट में भी रिक्वायर्ड है। तो हमको तीनों ही गुणा के फूड्स को इंक्लूड करना हमारी डाइट में जरूरी है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है वेज और नॉनवेज का, तो अगर कोई योगा को परस्यू कर रहा है, एंड सपोज क्योंकि आजकल नॉनवेज डाइट बहुत ही कॉमन है, अभी जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सब नॉनवेज खाते हैं वो लोग, तो क्या वो योगा स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उनको कम्प्लीटली वेजिटेरियन होना ही पड़ेगा? इसके बारे में कुछ योग कहता है? लाइक अभी इस पे मतलब इट्स पर्सनल ओपिनियन है हर किसी का। ऐसा नहीं है जो नॉनवेज खाते हैं वो योगा नहीं कर सकते। योगा ऐसा कोई रिलीजन नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता है किसी चीज में। बट हाँ, डेफिनेटली अगर
हमारे को अपनी बॉडी को लाइट रखना है, उस टर्म में देखें, बिकॉज नॉनवेज जो है वो हैवी रहता है आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए। तो आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा एग्रेसिव की तरफ बढ़ता है बिकॉज ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड। तो उसको उस एस्पेक्ट से देखें तो वेजिटेरियन फूड, सात्विक फूड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ज्यादा प्रेफरेबल है। ओके ओके। बाकी इट्स पर्सनल चॉइस, बैलेंस रख के भी अगर कोई इसको कर पा रहा है कंटिन्यू, तो इट्स डेफिनेटली गुड। परफेक्ट। नहीं, आपने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि कई बार कोई इंसान सोचता है मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, ये योगा वगैरह मेरे लिए नहीं है, तो एटलीस्ट ही कैन स्टार्ट ऑफ, नॉट नेसेसरी कि एक वेजिटेरियन ही योगा वगैरह कर सकता है। दैट वाज मैम ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। कई बार योगा को लोग रिलीजन से भी जोड़ के रख लेते हैं। हाँ, राइट। तो आपने काफी मिथ्स बस्ट किए। तो मैम अगला मैं पूछना चाहता हूँ कि सपोज मैं दिन में 20 से 30 मिनट ही निकाल सकता हूँ, मेरा एक जॉब है, सुबह ट्रैवल करके जाना है, शाम को आना है। अभी कोई बोलते हैं कि आप कार्डियो कीजिए, जॉगिंग कीजिए, कोई बोलते हैं स्विमिंग कीजिए, कोई बोलते हैं आप वेट्स उठाइए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। बट आज आपसे पता लगा कि ये आसन प्राणायाम का इतने डीप बेनिफिट्स हैं, तो भी मेरा 20-30 मिनट मेरे हैं अगर दिन में, तो मैं क्या करूं मैम? मैं जॉगिंग करूं प्रेफरेबली, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूं, या आसन प्राणायाम करूं? बेस्ट क्या रहेगा तीनों में से? अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो आसना में आपको कार्डियो के बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। आसना में आपको रिलैक्सेशन तो मिल ही रहा है, स्थिरम सुखम हो रहा है करके। तो आसना अगर हम लोग 30 मिनट्स में इस तरह से करें कि हम लोग उसमें सूर्य नमस्कार इंक्लूड करें, एंड देन उसके अलावा हम लोग उसमें प्राणायाम, योगा निद्रा इंक्लूड करें, तो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। इट्स मिक्स ऑफ कार्डियो ऑल्सो। आपका जो वॉकिंग करने से आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो रहा है, वो आपका योगा निद्रा से भी हो रहा है। तो 30 मिनट्स में आप कुछ आसनास कर लीजिए हर कैटेगरी के। आप सूर्य नमस्कार के राउंड्स कर लीजिए, 5 to 6 राउंड्स कर लीजिए, आपका अच्छा कार्डियो हो जाएगा, इनफ फॉर द डे। एंड इसके अलावा प्राणायाम और रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। मैम योग निद्रा के बारे में आपने बोला, सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है योग निद्रा, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? लाइक शवासन योग निद्रा है, इसमें जैसे अगर लेट जाओ आराम से और बॉडी को रिलैक्स करो, इज इट कॉल्ड योग निद्रा और इज इट डिफरेंट? अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि शवासना करना है 5 मिनट के लिए, योगा निद्रा हो गया, मतलब वो कंफ्यूजन है इनफैक्ट। तो शवासना जो है ना, एक पोस्चर है जिसमें आप लेट रहे हो, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो। अगेन शवासना का भी जैसे हर आसना की टेक्निकलिटीज होती है कि आपके हैंड्स का पोजीशन इस तरह से होना चाहिए, आपका फेस का पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपकी बैक कैसे होनी चाहिए, वो सब रहता है। तो शवासना में ऐसा नहीं है कि आप बस लेट गए। शवासना में भी आपको अपने फीट को लूज छोड़ना है, आपके पाम्स जो है वो अपवर्ड की तरफ फेस करने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ कहीं भी रखा हुआ है करके। अच्छा। आपका नेक, शोल्डर सब एकदम रिलैक्स होना चाहिए। तो ये हो गया शवासन। अब शवासन में जाने के बाद हम लोग योगा निद्रा करते हैं। अच्छा, तो शवासन है स्टेज 1। अब आप योग निद्रा बताएंगे क्या होता है? हाँ जी। ओके, अच्छा। तो योगा निद्रा जो है वो एक प्रैक्टिस है। अगेन दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ योगा निद्रास अवेलेबल, जिसमें हम लोग, मैं आपको सबसे कॉमन जो है वो बता रही हूँ, जिसमें हम लोग अपनी बॉडी स्कैनिंग करते हैं। तो शवासन में लेटने के बाद पहले हम लोग अपनी एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अवेयर करते हैं, अपने ब्रीदिंग के साथ अवेयर करते हैं। व्हेन वी आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग एक्सटर्नल सराउंडिंग्स, उसके बाद हम अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को ट्रैक करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर टोज। उसके बाद हम अब ऊपर की तरफ आते हैं, अपने एंकल की तरफ, अपने लेग्स की तरफ, नीज, थाइज, पेल्विक रीजन, स्टमक, चेस्ट, आपके फेस का एक एक पार्ट, सब कुछ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि हम लोग यूजुअली क्या है, हम लोग बाहर की दुनिया को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। Correct. अपने आप को ही नहीं कर पाते हैं। ऑब्जर्व करते हैं सेंस वहाँ पे ध्यान लेके जाना है, ध्यान लेके जाना है, बंद आंखों से विजुअलाइज करना है, बंद आंखों से विजुअलाइज करना है। हाँ जी। ओके। ये सब का क्यों रिक्वायरमेंट है, ये सब क्यों पावरफुल है? हम लोग आजकल बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स के बारे में, हम लोग बात करते हैं द सीक्रेट के बारे में, द आर्ट ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं। दिस ऑल इज एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन योगा निद्रा। तो योगा निद्रा से हम अपनी बॉडी से अवेयर हो रहे हैं, हम अपने थॉट प्रोसेस से अवेयर हो रहे हैं, हम अपने सराउंडिंग से अवेयर हो रहे हैं, खुद के साथ। सो दैट ऑल हेल्प्स इन रिलैक्सेशन। कहा जाता है कि योगा निद्रा अगर आप 30 मिनट्स कर रहे हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू 3 to 4 hours ऑफ डीप स्लीप। वाओ, ओके, परफेक्ट। मैम आपने रिलैक्सेशन का बात किया, तो आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है थोड़ी स्ट्रेसफुल हो गई मुझे लगता है। पिछले अगर 2-3 डेकेड्स में देखें, किसी का EMI चल रहा है, होम लोन चल रहा है, किसी की कॉर्पोरेट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, किसी का बिजनेस है, तो हो सकता है कि आज चल रहा है मैं भी कल ना चले, तो काफी स्ट्रेसफुल सा एनवायरनमेंट है। तो इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में योगा प्राणायाम क्या रोल प्ले करते हैं?
और क्या जब ये आसन प्राणायाम रिलैक्सेशन हम करेंगे तो क्या रियली स्ट्रेस में हेल्प मिलता है? साइंटिफिकली प्रूवन है ये, और या सिर्फ एक थ्योरी है? लाइक अगर मैं ये आसन प्राणायाम करना स्टार्ट करता हूँ, आई डेडिकेट 30 मिनट्स ऑफ माई टाइम, तो क्या सच में मुझे बेनिफिट्स दिखेंगे अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम होने में? जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि आजकल हमको कितना छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस है हाँ, हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, काम का, हमारे लोन का, हमारे फ्यूचर का, हर चीज़ का हम लोगों को बहुत स्ट्रेस है। Right. तो स्ट्रेस इज समथिंग विच इज इनएविटेबल, राइट? हम्म, बट उस स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हमको योगा सिखाता है। मैं आपको ओके एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हाँ। आप ने कोई न्यूज़ सुना एकदम से शॉकिंग न्यूज़ जी, एंड यू आर वेरी पैनिकिंग, तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी चेस्ट, आपकी ब्रीदिंग जो है बहुत हैवी हो जाती है, करेक्ट करेक्ट और करेक्ट, बहुत जोर जोर से सांस लेने राइट लगते राइट, हैं आई नोटिस दैट, राइट। करके, राइट? तो ये बहुत कॉमन होता है। हम्म, अगर आप योगा करते हैं तो हम्म, योगा में देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेथ हम लोग जो योगिक ब्रीदिंग में करते हैं, जिसमें एक होता है हमारा चेस्ट ब्रीदिंग। तो वो हमको सिखाता है कि हम अपने चेस्ट मसल्स को किस तरह से कंट्रोल में रख के ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो थोरैसिक ब्रीदिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं, साइंटिफिकली बोलूँ तो ये ब्रीदिंग अगर हम लोग ऑलरेडी हमारे रूटीन में हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस क्या रहेगा, हमारी चेस्ट के लिए कुछ नया नहीं रहेगा। ओके, हमको वो हैबिट में आ हैवीनेस गया हो है। रही होगी, हाँ, बट हाँ, वी हाँ, नो हाँ। हाउ टू कंट्रोल दिस राइट राइट, विद द हेल्प ऑफ ओनली वन प्राणायाम टेक्निक। परफेक्ट, ये एक एग्जाम्पल है। Correct. तो वो हम लोग उस टाइम पे कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो भी ब्रीदिंग, कॉन्शियस ब्रीदिंग है, अगर हम लोग आंखें बंद कर किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आंखें बंद करके जस्ट स्लोली ऑब्जर्व करें अपनी ब्रेथ को 3-4 टाइम्स, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड को रिलैक्स कर देगा। तो जैसे हम लोग साइंटिफिकली, आपने पूछा कि ऐसे प्रूवन है या नहीं, तो हमारे जो ब्रेन है इसके 2 पार्ट्स रहते हैं। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स। एक के जो 2 पार्ट रहते हैं वो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जब भी हमारी बॉडी एक्टिव होती है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमको हेल्प करता है कि हम लोग कुछ डिसीजन ले पाएं, या हमको कोई एक्टिविटी करनी है तो अपनी बॉडी को फटाफट हम लोग मूव कर पाएं करके। और रिलैक्सेशन करने के लिए हमको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपका पूरा दिन जो है माइंड आपका चल ही रहा है किसी ना किसी चीज में, आपकी बॉडी चाहे ना चल रही है बट आपका माइंड चल रहा है, चलती रहता है, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा ऑन ही रहता है। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आई थिंक सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब आप डीप स्लीप में जाते हैं। ओके ओके, वो भी स्लीप, पूरी स्लीप में नहीं। अगर आप 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं उसमें आई थिंक सिर्फ 2-3 आवर्स होते होंगे एक जनरली जिसमें हम लोग डीप स्लीप में जाते हैं। तो सिर्फ 24 घंटे में से 2-3 घंटे ही पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो रहा है। बट हम लोग जो भी रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं, हम लोग प्राणायाम करते हैं, एडवांस में जाएंगे तो और ज्यादा। बट अगर हम लोग इवन 20 मिनट्स भी अगर हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं या फिर ब्रीदिंग, सिर्फ डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, तो वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है और स्ट्रेस को फिर ऑटोमेटिकली रिड्यूस करता है। वाओ, नहीं मैं एकदम प्रण लेता हूँ कि 20 मिनट तो अब से प्राणायाम करूंगा ही करूंगा मैम। कई बार होता है कि हमको पता है कि कुछ चीज अच्छी है, बट जब सुनते हैं कि इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है, तो और मोटिवेशन मिलता है कि करने के लिए। तो डेफिनेटली स्टार्ट करना ही चाहिए, बिल्कुल। एग्जैक्टली। और मैम अभी योगा डे भी आ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगी? हमारे लिए तो हर दिन ही योगा दिन है। करेक्ट। बट हाँ, योगा डे जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो मोदी जी की तरफ से लिया गया है, एटलीस्ट, क्योंकि अभी कुछ साल पहले तक योगा का अवेयरनेस बिल्कुल नहीं था। धीरे धीरे योगा का अवेयरनेस होने लगा है। इनफैक्ट आफ्टर कोविड और ज्यादा योगा का अवेयरनेस बढ़ गया है, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ योगा डे, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है। फादर्स डे, मदर्स डे, ये वाला डे, वो वाला डे, तो उस तरह से हर ट्रेंड में हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो योगा डे जो है, अगर कोई नहीं भी करता है पूरे दिन, पूरे साल भर में, तो वो योगा डे वाले दिन वीडियो बनाने के लिए या कुछ करने के लिए तो करते ही हैं। तो कुछ नहीं करके कुछ तो सही स्टार्ट तो कर रहे हैं कहीं से। तो योगा डे का ये बहुत अच्छा मतलब इम्पोर्टेंस है कि हाँ, अवेयरनेस धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है। मेरे में से 3-4 नोन है जिन्होंने सिर्फ योगा डे में एक स्टार्ट किया कि वीडियो बनाने के लिए योगा करते हैं, बट करके दे फेल्ट सम पीस और फिर वो कंटिन्यूअसली करने लगे। बट आपने बहुत ही ब्यूटीफुली बात कही कि योगा डे तो एक डेली आपके लिए है, और हमारे लिए भी कहीं ना कहीं सबके लिए एक डेली योगा डे बन जाए तो लाइफ आई थिंक बहुत अच्छी हो जाएगी उससे। तो मैम अब हम फाइनली इस पॉडकास्ट के बिल्कुल एंड में पहुंच रहे हैं। आखिरी 2 ही क्वेश्चन बचे मेरे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मैम, कुछ कॉमन मिथ्स आप बता सकती हैं योगा के बारे में, जो लोग सोचते हैं कि ये सही है बट दे आर मिथ्स, तो जो आप डिबस्ट कर सकती है कुछ योगा मिथ्स? डेफिनेटली। जैसे हम लोगों ने अभी हमारे कन्वर्सेशन में एक बात हुई थी रिलीजन के बारे में। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि योगा जो है वो एक रिलीजन है। राइट। आई नॉट
टेक नेम स्पेसिफिकली, Right. बट कुछ रिलीजन के लोग जो हैं वो कहते हैं कि योगा हम नहीं, हमारे रिलीजन का अगेंस्ट है ये करके। इसके बारे में योगा में भी एक्चुअली बात करी गई है फिलोसफिकली कि अगर आप रिलीजन उसको नहीं भी मानते हैं तो भी आप एक्चुअली तो फॉलो कर ही रहे हैं वो सब चीजें आप अपने रिलीजन में, बट नहीं नाम दे रहे हैं उस चीज को। दैट्स डेफिनेटली ट्रू। हमको नाम देने की जरूरत नहीं है, हमको उसके बेनिफिट्स लेने हैं बस करके, जैसे भी हम लोग लें। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, आप स्टिल फॉलो करिए, उसको नाम मत दीजिए करके, बट एक्चुअली में योगा जो है वो कोई रिलीजन नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल फॉर एवरीवन करके। एक ये सबसे बड़ा मिथ। एंड देन सेकंड कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो योगा नहीं कर सकते। इनफैक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योगा के बहुत बेनिफिट्स है, नॉट जस्ट फॉर मदर बट फॉर बेबी ऑल्सो। जैसे अगर आपने सुना है गर्भ संस्कार, जी, तो हम लोग किसी बेबी को दुनिया में आने से पहले ही हम लोग उसको संस्कार जो दे सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गर्भ संस्कार। तो वो आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ही करते हैं। तो गर्भ संस्कार किस तरह से दिया जाता है, बेबी को किस तरह से पॉजिटिव रिलैक्स रखा जाता है, ये योगा प्रैक्टिसेस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी योगा बहुत हेल्पफुल है। अगेन दिस वाज बिगेस्ट मिथ कि प्रेग्नेंट वुमेन योगा नहीं कर सकते। मुझे भी यही लगता था इनफैक्ट आज तक। हाँ जी। और एक और चीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस करी कि योगा जो है वो सिर्फ फ्लेक्सिबल लोगों के लिए है। ये एक्चुअली में बहुत क्वेश्चन मैंने बहुत लोगों से सुना है कि नहीं योगा हम लोग नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल नहीं है। योगा तो बहुत फ्लेक्सिबल लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अगर आप योगा नहीं करोगे तो आप फ्लेक्सिबल कभी हो ही नहीं सकते। तो ये है कि योगा जो है वो आपको फ्लेक्सिबल होने में हेल्प करता है। हाँ, ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। योगा के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, जिसने सांस लेना शुरू किया है, वो उस टाइम से ही योगा कर रहा है। जब एक बेबी वूम में होता है तो वो एक्चुअली उल्टा रहता है, इन्वर्टेड पोस्चर में रहता है। तो वो हैंड स्टैंड तो तब से सीख रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। तो और हम लोग जब हमारी आखिरी सांस ले रहे हैं तब तक हमारी ब्रीदिंग जो है वो तो चल ही रही है ना। तो वो हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक योगा को जी तो रहे हैं बट रियलाइज नहीं कर रहे हैं उसको। तो दिस कैन बी डन बाय एनीवन एंड एवरी टाइम। वाओ, परफेक्ट। तीनों मैम में एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी थे काफी, एटलीस्ट सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल था। तो थैंक यू, आपने दोनों मिथ्स बस्ट किए। और मैम आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा। तो जो ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, कई लोग में भी एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स होंगे, कई बिगिनर्स होंगे, तो एक फाइनल एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो आई थिंक सबके लिए एप्लीकेबल हो और वो करके सबको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिले? मैं लास्ट में बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि हम लोगों ने बातें तो बहुत करी योगा की क्या क्या रहती हैं और बहुत बेनिफिशियल बातें हैं, बट शायद हर कोई इसको ना फॉलो कर पाता हो या किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो अंडरस्टैंड करना करके, बट हर कोई चाहता है कि वो खुश रहे लाइफ में। करेक्ट। तो खुश रहने के लिए सिर्फ एक सीक्रेट है, पतंजलि योगा सूत्रा का एक सूत्र है जो कहता है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। मैं इसका मतलब आपको बताती हूँ। सुख दुख पुण्य पुण्य, ये हमारे माइंड को हैप्पी रखने के लिए बस एक ये सूत्र काफी है। इसमें आपको 4 स्टेप्स बताए गए हैं। आप कुछ मत करिए, बस ये 4 स्टेप फॉलो कर दीजिए, आपका हो मतलब आप खुश रहेंगे। हाँ जी। तो ये कहता है मैत्री मतलब फ्रेंडलीनेस जी। आप और सुखा, तो मैंने जैसे 4 लिए नाम, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुखा दुखा पुण्य अपुण्य। तो मैत्री को हम लोग मैच करेंगे सुखा के साथ। तो जब आप जहाँ देखें कि लोग खुश हैं, लोग हैप्पी हैं, वहां पर आप फ्रेंडलीनेस डेवलप कीजिए जी। जहाँ आपको दिखे लोग दुखी हैं या किसी प्रॉब्लम में हैं, वहां पे आप लोग करुणा भाव लेके आइए। मतलब कंपैशन आपके अंदर वो कंपैशन लिटरल होना चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। कुछ लोग दान देते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, फोटो खींचने के लिए, वो नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक वो एम्पैथी अंदर से नहीं आएगी। तो करुणा भाव बहुत जरूरी है दुखा वाले स्टेट में जी। नेक्स्ट है मुदिता पुण्य। मतलब इसका क्या है कि आप लोग जहाँ भी देखें कि लोग पुण्य का काम कर रहे हैं, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो वहां पे लेग पुलिंग मत करिए, उनका मजाक मत उड़ाइए, उनको लेट डाउन मत कीजिए और उनके उस पाथ में कोई ऑब्स्टेकल मत क्रिएट कीजिए अच्छे काम में। अगर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, उनको प्रमोट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको रोकिए मत जी, उनके लिए ऑब्स्टिकल मत बनिए। एंड देन लास्ट उपेक्षणम, जहाँ पे अपुण्य। अगर आपको दिखता है कोई गलत काम कर रहा है, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम लोग उसको सिखाते हैं या हम लोग अपनी सजेशंस देते हैं कि आप ऐसा मत करिए, ये गलत है, या उसको समझाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड। अगर इंसान समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी होता है कि हर किसी का स्टेट ऑफ माइंड अलग है। एग्जैक्टली, आप हर किसी को नहीं समझा सकते क्या सही है क्या गलत है, वेरी ट्रू। सबका पर्सपेक्टिव अलग रहता है। तो कुछ लोगों का होता है कि नहीं वो बहुत गलत कर रहा है और उसका जो इफेक्ट है वो तो कर ही रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उसके स्ट्रेस लेके बैठे हो, हाँ, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। राइट, तो उस स्टेज में आपको लेट गो कर देना चाहिए। वो जो सरेंडरिंग की पावर है वो तभी आएगी जब आप ईश्वर प्रणिधान करेंगे। वाओ वाओ, कि आप अपने यमज नियमस फॉलो कीजिए। राइट, ये 4 जो हम लोगों ने बात करी, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा करिए, राइट, तो डेफिनेटली यू कैन स्टे अ वेरी हैप्पी लाइफ, वाओ, जो हमारी एम है। वाओ वाओ, परफेक्ट। सच में इतनी ज्ञान की बातें मिली, राइट फ्रॉम फिजिकल हेल्थ से लेके इमोशनल हेल्थ, और फाइनली जो सबसे बड़ा हर इंसान का आई थिंक क्वेश्चन है, हर इंसान के अंदर की चाह है खुश रहने की। खुश रहें। तो आई थिंक पूरा सिस्टमेटिकली हमने पूरे पॉइंट्स आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए। आई एम रियली थैंकफुल कि एक बहुत ही एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल आपने हमें जानकारियाँ दी। बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर, और नो ऑल द क्रेडिट गोज टू योगा। ये बस एक नॉलेज है जो हम लोग शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप और हम लोग शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ। सो आई होप कि ये नॉलेज के थ्रू लोग जो है वो एम्पावर करें योगा को, अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड करें, देन डेफिनेटली जो हम लोगों का ये इनिशिएटिव है ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू मैम।